एवरीवन, वेलकम टू जिमाक्सा क्लासेस। स्वागत है आपका आज पॉलिटी की नई सीरीज़ में। हम लोग आज से एक नया पूरा सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक एक करके सारे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है ईमेल आईडी है और ये टेलीग्राम एड्रेस है। यहाँ पे आप आराम से जो है कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप वीडियो में कमेंट में भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज जो टॉपिक कवर करने हैं हम लोगों को वो ये है कि भाई संविधान है क्या, दूसरा हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान के अंदर जो है स्टार्टिंग जो हुई है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही भारत के अंदर आई, भारत के अंदर आने के बाद में उसने धीरे धीरे चीज़ों के ऊपर कब्जा करना चालू किया। भाई मेजर रोल उसका क्या था? मेजर रोल उसका ये था कि वो एक बिजनेसमैन के रूप में भारत के अंदर उसने एंटर किया, और उसके साथ साथ उसने धीरे धीरे दूसरी जो पावर्स यहाँ पर यूरोपियन पावर्स थी उनको डोमिनेट करना चालू कर दिया। ठीक है, उनको युद्ध में हराना चालू कर दिया, अलग अलग ट्रीटीज़ के साथ में उनको फेज आउट कर दिया। वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर जा चुकी थी। ठीक है, उनका कोई प्रभुत्व नहीं रह गया था। धीरे धीरे उनकी जो पावर थी एकदम से ख़त्म हो चुकी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उसने अपना जो है सूरत के अंदर पोर्ट बनाया, 1639 में उसने मद्रास के अंदर अपना जो है ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, 1668 में उसने अपना बॉम्बे के अंदर पोस्ट बनाया, उसके बाद उसने 1690 के अंदर बनाया। तो ये एक कोई एकदम से होने वाला कोई प्रोसेस नहीं था, ये प्रोसेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। बिजनेसमैन से रूलर बनने तक का जो सफ़र था वो बहुत लंबा था। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो लोग आए या फिर ऐसा कुछ इंटेंशनल हुआ हो कि वो यहाँ पर रूल करने ही आए थे या एक इंपीरियल पावर बनने आए थे। वो ऐसा नहीं था, वो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आए थे। उसके बाद यहाँ की जो कंडीशंस थी वो एकदम से उनके फेवर में चली गई कि भाई उन्हें ऐसा लगा कि बिजनेसमैन से हम जो है रूलर यहाँ आसानी से बन सकते हैं। वो जो डिसाइसिव बैटल हुई दो, 1757 का बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ बक्सर, ये दो ऐसी बैटल थी जिन्होंने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया है इनको यहाँ पर जो है एकदम से जम जाने के लिए। ये लोग यहाँ पर एकदम से इसी दौरान जमे हैं। उसके बाद जो दीवानी राइट्स मिलते हैं इन लोगों को, दीवानी राइट्स जो मिले हैं ना 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल वहाँ पे प्ले हो जाता है कि वहाँ से निकल के ये जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो ट्रेडिंग कोऑपरेशन से एक रूलर के रूप में तब्दील हो जाती है। तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई संविधान है क्या। संविधान एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जो किसी स्टेट के बारे में बताता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से गवर्न किए जाएंगे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिनको लोग मानेंगे, इंस्टीट्यूशंस मानेंगे, सरकार और जनता के बीच में कैसा संबंध होगा। ये बात जो है संविधान की ये एक बेसिक डेफिनेशन है। संविधान की कई डेफिनेशंस हैं, जैसे फंडामेंटल, लैंड ऑफ लॉ, लीगस लीगम, जो हम लोग अभी आगे स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये संविधान की बेसिक अप्रोच है कि संविधान सबसे पहले किसी चीज़ को ऐसे बताता है कि भाई हम एक बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये संविधान ने बता दिया। संविधान ने बता दिया कि छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 17 में उसने कोट कर दिया। उसके बाद संविधान ने बता दिया कि भाई किसी से के साथ हमेशा इक्वलिटी का व्यवहार होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो वो इक्वल है, चाहे रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, इनके बेसिस पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 के अंदर बता दिया। तो अब जैसे शिक्षा की बात है, तो शिक्षा में ये है कि आपने भाई संविधान ने लिख दिया कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद अब आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो देखेगा, प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं उनका जो डिपार्टमेंट होता है वो देखेगा। तो नीतियाँ वो अपने बनाते रहेंगे टाइम टू टाइम उसके लिए, लेकिन एक बेसिक चीज़ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दी गई। ठीक है, दूसरे जो देश हैं उनके अंदर आपको कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट की तरह संविधान ना भी देखने को मिलेगा। जैसे यूके है, वहाँ पे कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ अगर भारत का आपको अगर संविधान पढ़ना है तो आप जाकर के एक बुक ले आइए, आराम से भारत के संविधान को पढ़िए। सबसे पहली झलक संविधान की देखने को मिलती है अशोका के टाइम पे। जो एम्परर अशोका थे 274 से 232 BC तक, उन्होंने सबसे पहले पूरी अपनी हिस्ट्री के अंदर स्लेवरी को अबॉलिश किया, डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया, एनिमल क्रूरलिटी को उन्होंने अबॉलिश किया, डिफॉरेस्टेशन को उन्होंने बोला कि भाई एफॉरेस्टेशन करिए, आप डिफॉरेस्टेशन मत करिए, पेड़ों को लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उनको जो है काटिए नहीं। तो ये क्या है? संविधान तो ये बोलता है कुछ ना कुछ, जैसे उसने अच्छी बातें बोल रखी फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि आपको ये करना है, नागरिकों को अधिकार दे रखे हैं कि ये आपके अधिकार हैं, इन अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता। DPSP के अंदर उसने ये बोल रखा है कि भाई जब कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट जब कोई रूल बनाएगी तो इन बातों को वो जरूर ध्यान में रखे। तो क्या आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रही है? आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही होगी कि अशोका ने जो करने की कोशिश की थी कि उसने लिमिटेशंस लगाए लोगों के ऊपर। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है उसने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लिमिटेशन लगा रखे हैं। उसने एक कंप्लीट पावर किसी को नहीं दी, ऑब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं दी। सबके एक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ट्राइनिटी को उसने बनाया। तो ये चीज़ सबसे पहले
यहाँ से देखने को मिलती है कि संविधान की शुरुआत जो है वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में आपको देखने को मिलेगी कि बड़े लोगों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए और जो है धम्मा पॉलिसी को अपनाइए। ये तो लीगस लीगम, लॉ ऑफ ऑल द लॉस, भारत के अंदर आपको आईपीसी देखने को मिलेगा, भारत के अंदर आपको सीआरपीसी देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई अगर क्रिमिनल है और किसी ने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो वो उस किस तरीके से उसको बुक किया जाएगा, है ना। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो आर्टिकल जो आईपीसी का जो सेक्शन 302 है 302 उसके तहत उसको बुक किया जाएगा। तो ये भी पावर कहाँ से ड्राइव करता है, पावर ये भी जो है संविधान से ही ड्राइव करता है। फंडामेंटल लॉ होता है, नेशन और स्टेट का फंडामेंटल लॉ होता है, ठीक है। तो नेशन और स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप ये समझिए इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट रहता है उसको आप एक राज्य मत समझिए, यहाँ पर जैसे अब यूज किया गया है तो एक स्टेट एक राज्य नहीं है, स्टेट एक देश है ना। और देश का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एक तो संप्रभु मतलब आउटर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, दूसरा वहाँ पे लोग हों, तीसरा वहाँ पे एक जनता हो, एक गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये चीज़ जो होती है वो स्टेट को दर्शाती है। तो यहाँ पर ट्राइनिटी फैक्टर बताया गया, ठीक है भाई। ये एक बेसिक चीज़ है कि संविधान ने बताया कि एक लेजिस्लेचर होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, एक जुडिशरी होगा। विधायिका और एग्जीक्यूटिव में यही ऑफिसर्स आ जाते हैं, आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाते हैं। जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, लिमिटेड जो इनके जो एकदम एक्शंस हैं उनको लिमिटेड करती है वो, है ना। जैसे आप देखिए एनजीएसी वाला मामला जो आप देखेंगे ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो इसमें संविधान ने इस पूरे कमीशन को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि वो संवैधानिक प्रक्रिया से वैध नहीं था। जब लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया तो इन लोगों ने उसको आउट कर दिया, ठीक है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर, एक नॉर्म्स इस्टेब्लिश करना इसका काम है कि भाई हमने एक नॉर्मल बात बता दी, आप उसके हिसाब से आप चल लीजिए। और राज्य के जो वासिंदे हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, ये बात भी हमारा कौन डिसाइड करता है? ये बात भी हमारा संविधान डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो अब इसमें देख लीजिए, अब ये भी एक डेफिनेशन है, अगर आप जैसे कोट करेंगे तो कम से कम मैंने 2-3 डेफिनेशन तो बता दी संविधान की कि भाई ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक ही ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, समय समय पर बदलाव जरूरी है। आज से 75 साल पहले जो संविधान बना था तो आज की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ना। जैसे भारत के संक्षेप में आप देखोगे तो अगर किसी चीज़ के बारे में कानून नहीं बना है तो ऑटोमेटिकली वो बैन है, अगर संविधान ने कुछ बताया नहीं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन और दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में क्या है कि जैसे अब ड्रोन है, ठीक है, जब ड्रोन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो अब ड्रोन के बारे में कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई भारतीय संविधान में वो ऑटोमेटिकली बैन है। संविधान ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया या कोई लीगल डॉक्यूमेंट उसके ऊपर बना नहीं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर ये देखेंगे ना, तो अमेरिका के अंदर ये चीज़ नहीं है। अगर अमेरिका में किसी कानून को अगर नहीं बताया गया तो इसका मतलब आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, आप ड्रोन को बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज़ नहीं हो जाती है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, आप अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, जैसे मैंने अभी नजाक वाली बात बोली, एनजीएसी वाली, वो जो बात थी ना वो अमेंडमेंट्स के थ्रू हुआ। तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होते रहते हैं, कन्वेंशन होते रहते हैं, परंपरा है। जैसे भारत के मतलब संक्षेप में ज़्यादातर ये वैलिड नहीं है, नहीं माना जाता है, लेकिन कन्वेंशन जो होते हैं ना वो कहीं कहीं फॉलो किए जाते हैं। जैसे यूके में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कन्वेंशन फॉलो होते हैं कि इस पार्टी को हम बुलाएंगे या इसी पार्टी को बोलने का मौका देंगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जो लेजिस्लेचर लॉ बना देता है वो भी एक जो है संविधान में बदलने के लिए काफ़ी है कि भाई लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने क्यों? क्योंकि संविधान ने ही ये पावर उनको दे रखी है। संविधान चाहिए क्यों? अभी तो हमने समझा कि भाई संविधान होता क्या है, अब हम बताएंगे कि संविधान हमें चाहिए क्यों। संविधान हमें इसलिए चाहिए कि संविधान अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस को, जनता के बीच में, लोगों के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ये सब जो है अलाउ करता है। अब जैसे आपको एक सिंपल सा जैसे मैं बता देता हूँ, चार्टर, जो सिटीजन चार्टर है ना, उसमें क्या है कि भाई सरकारी डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ जो जनता है उसके बीच में कैसे संबंध होंगे, वो क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी जानकारियाँ ले सकता है, ये सारी चीज़ें जो है संविधान में हमें बताई गई हैं कि भाई जनता के लिए सरकार है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? सरकार जनता के लिए है और जनता द्वारा चुनी गई है, तो फिर दोनों के बीच में सामंजस्य होना बड़ा जरूरी भाई काम है ना। तो डिसीजन मेकिंग पावर मतलब कि संविधान ने बता रखा है कि किसको क्या करना है, पार्लियामेंट का काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है, उसको स्पेसिफाई कर रखा है उसने कि ये बंदा ही ये काम करेगा। अब सोचिएगा संविधान ने ऐसा ना किया होता तो फिर गड़बड़ जाला हो जाता ना भाई, पता ही नहीं लगता कि किसने कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो फिर ऐसे करके जो एक रूल है वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाता, ठीक है, एक रूल बुक कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाती। तीसरा लिमिटेशन की बात यहाँ पे हो रही, मतलब लिमिटेशन मतलब कि हमने रोक लगा दी भाई किसी के ऊपर, ठीक है। तो रोक का मतलब एब्सोल्यूट पावर ना हो पाए किसी के पास, इसलिए सबके पास एक दूसरे से सब लोग अटैच्ड हैं, एक दूसरे के पास पावर्स हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अगर लेजिस्लेशन ने कोई काम किया तो एग्जीक्यूटिव उसको पास करता है, एग्जीक्यूटिव जब पास करता है फिर उसके बाद जुडिशरी है, तो जुडिशरी उसको देखती है, अगर जुडिशरी को सही नहीं लगता है तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, ठीक है ना।
उसके बाद सोसाइटी का क्या गोल है, ये बात भी वही बताता है। भाई संविधान ही तो बताता है ना कि हमें एक प्रॉस्परस सोसाइटी बनानी है, हमें एक जो है कास्ट रेस है और आपका रिलीजन है, इनके आधार पर जो है हमें अपने समाज को बांटना नहीं है। सरकार को पावर कौन देता है? सरकार को पावर देती है जनता। तो जनता की कलेक्टिव आइडेंटिटी है ना ये। भाई अब 1000 लोग मिलकर के किसी एक इंसान को उन्होंने जिता दिया, या मान लीजिए एक लोकसभा सीट के अंदर 75 लाख वोट है, उन लोगों ने कलेक्टिवली एक इंसान को जिता दिया, तो वो लोग चाहते हैं कि ये वाला बंदा मेरे ऊपर गवर्न करे, ठीक है ना, मेरी बात को लोकसभा के अंदर उठाए, मेरी बात को राज्यसभा के अंदर उठाए, मेरी बात को सरकार को बताए। तो ये वाली चीज़ हो गई। और 6 नंबर जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ये बता रहा है कि किस तरीके से, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर हो गया ना भाई, डिवीजन ऑफ पावर, ये भी तो गवर्नमेंट के लिए जरूरी है ना। अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, अगर पावर ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी, मान लीजिए सोचिए आपकी प्राइम मिनिस्टर ही सारे काम करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे क्या? तो डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, कि ऊपर से नीचे की तरफ पावर कंसंट्रेट हो रही है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ पावर जा रही है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है संविधान। ये जरूरी है कि संविधान जो है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये बर्थ सर्टिफिकेट है चाइल्ड के लिए, बच्चे ने जन्म लिया, अगर संविधान उसको फिर बताएगा, अगर संविधान नहीं होगा तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसमें सब कुछ रिटन है, डॉक्यूमेंट है, एकदम अच्छी चीज़ें हैं। धम्मा पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूँ। लीगली इन्फोर्सिबल रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं स्टेट्स के ऊपर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एसेंशियल होता है फेडरल सेटअप के लिए। एक तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है ये, कोई बात, अब जैसे राजा रानी अगर होते, मान लीजिए कि अगर यूके वाला सिस्टम है तो राजा का कानून ही सर्वोपरि रहता है ना, ठीक है। अरे अब तो नहीं है, अब तो पार्लियामेंट के अंदर जो है पावर कंसंट्रेट हो गई है। लेकिन सोचिए आप कि अगर एक देश के अंदर अगर राजा हो और रानी हो तो फिर उन्होंने जो बोला वही कानून, अब उनका 10 मिनट बाद मन नहीं कर रहा है वो चीज़ करने का, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब आप फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है, उनके रिश्तेदार ने या उनने स्वयं ऐसा कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है, तो वो तो तुरंत उस रूल को बदल देंगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो वहाँ तो वही हो जाएगा ना, मेरी बिल्ली मुझसे मैं हूँ, मतलब ये तो मैंने मजाक में बोल दिया कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि सारी बातें संक्षिप्त में लिखी हुई हैं और 1 बाय 1 सेक्शनलाइज हैं। सारी चीज़ें आर्टिकल्स के अंदर बना दी, शेड्यूल्स बना दिए हमने, कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली वो भी हमने उसका बखान कर दिया, ठीक है ना, सारे प्रोविजंस डाल दिए, सेक्शंस डाल दिए। तो उससे क्या रहता है, उससे एक ईजी प्रोसेस हो जाता है लोगों को समझने के लिए और सरकार को भी उनके ऊपर चलने के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। ये एक वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का एक जो है आइडिया है। इसमें क्या है कि जो आपने अभी देखा ना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, इसमें सिर्फ रेस्ट्रिक्शन वाला मेथड और जोड़ देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन ऑन एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, कोई भी सर्वोपरि नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। एक सिंपल सी भाषा है ये। इसको कई लोगों ने, जे.एस. मिल हों, डाइसे हों, जेम्स मैडिसन हों, मॉन्टेस्क्यू हों, इन लोगों ने इस वर्ड की वकालत की है, इस फिलॉसफी की इन्होंने काफ़ी चर्चा की और इसके पक्ष में रहे। और मैक्सिमम जो देश हैं इस बात को मानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर जो है कंसंट्रेट ना हो, दूसरा किसी के पास एब्सोल्यूट पावर ना हो। कंपोनेंट अगर आप देखेंगे कि भाई रूल ऑफ लॉ से चलता है सब कुछ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि संविधान में जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। आप राष्ट्रपति हैं, आपने कोई क्राइम कर दिया तो भी आप उसी श्रेणी में खड़े होते हैं जिस श्रेणी में एक आम इंसान खड़ा होगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये मैं आपको अभी अगली स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ यही होता है कि समानता, ठीक है, जो रूल में दिया गया है ना उस हिसाब से चीज़ें होंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस इसके अंदर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज लाइक कैट, ठीक है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का जो एग्जिस्टेंस है ना, जैसे कि आप देखेंगे कि भाई रेगुलर कोर्ट जो चलते हैं ना उनके बाहर अगर आप कोई ऑफिसर हैं, ठीक है, तो आप ऑफिसर हैं तो आपने देखा कि आपने कोई आपसे क्राइम हो गया या आपसे ऐसा कोई ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा काम हो गया, तो आपके जो केसेस हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ में चलेंगे, लाइक कैट में, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इन सब में आपको चलेंगे। जैसे आपने एनजीटी देखा होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके साथ भाई अब प्रोविजन आ गया अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? रिजर्वेशन, कुछ नहीं है, सिंपल रिजर्वेशन है, ठीक है ना। तो इस वर्ड को जॉन जो एफ कैनेडी थे ना, उन्होंने इस वर्ड को कोइन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछा भी जा चुका है ये, ठीक है। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं लोग, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड तक लाने के लिए उनको थोड़ा सहायता करना, गवर्नमेंट उनको सहायता देती है, आर्थिक भी देती है, अलग अलग लेवल्स को अपग्रेड करने का काम करती है, ताकि उनको एक ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड पर हम खड़ा कर सकें जहाँ से उन लोगों के साथ कोई भी धोखा ना हो, उन लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भी जो है ये जो रेसिज्म है या आपका जो सेक्सुअल लेवल पे है या जो रिलीजन लेवल पे है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये हो ना पाए, उनको आराम से जीने का मौका मिले और उनको हर एक जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उस फैसिलिटी का मतलब उनको आनंद लेने का मौका मिले। ये चीज़ हो गई। अब आर्टिकल 361 क्या बोलता है? अब क्या है कि कुछ मैटर हो गया,
पॉलिटिकल उसमें फंस गए, लाइक शीला दीक्षित, उनके ऊपर चल रहा था केस, उठा के गवर्नर बना दिया केरला का, खत्म। क्या खत्म? अब उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है। अभी रिसेंट में हमने देखा होगा 2015-16 के दौरान कल्याण सिंह, जिन पे बाबरी मस्जिद ढाने वाला जो केस था वो लगा था, उनको उठा के राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। ठीक है, अब राज्यपाल जैसे ही वो बनते हैं ना, अब सारे काम खत्म, अब प्रोसीडिंग्स सारी खत्म। अब प्रोसीडिंग तब चलेंगी जब जो है ये उस पद से हटेंगे, या फिर अगर प्रोसीडिंग्स चलानी हो कोर्ट को तो इनसे बोले कि वो रिज़ाइन करें, उसके बाद प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो ये चीज़ एक है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाली बात हो गई, जो डिप्लोमेट्स होते हैं इनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है कि इनके ऊपर भी इस तरीके से ट्रायल्स नहीं हो सकते। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी डील्स विद डिफेमेशन बाय स्पीच, स्लैंडर एंड वर्ड लाइबल। अब ये बात है ना कि आप अब ऐसे तो किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते आप, लेकिन एक्सेप्शन में हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं, एमपी, एमएलए, इनको फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार होता है। तो थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगेगा आपको, लेकिन अगर खुल के सांसद बोल नहीं पाएगा, खुल के अगर वो बता नहीं पाएगा, तो पॉलिसीज़ के अंदर जो बदलाव है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 105 तो यही बोल देता है सीधा, ठीक है, जो लेजिस्लेचर होते हैं विधानसभा के अंदर, और आर्टिकल 194 ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, ये आपके पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, 105 पार्लियामेंट और ये आपका 194 जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होता है। तो इन लोगों को ये इम्यूनिटी मिल रखी है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर कंप्लीट बता चुका हूँ आपको, लिमिटेड रेस्ट जो है एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं मिलनी है, सारे काम हो गए। ठीक, संविधान एक कॉन्सिक्वेंसेस है, सोर्स नहीं है वो, ठीक है ना, वो सोर्स नहीं है। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो ड्रोन वाला एग्जांपल दिया था वो सीधा इसी से रिलेट करता है। अब फॉरेस्ट रेगुलेशन जो एक्ट था ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट था 2006 का, उससे पहले जो जंगल में रहने वाले लोग थे ना, उनके राइट्स डिफाइन ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई कानून बना ही नहीं था। अब कानून बन गया तो फिर वो चीज़ें हो गई। मैंने आपसे पहले बोला कि इंडिया के अंदर यही चीज़ है कि ड्रोन आ गया, अब आप ये नहीं कि भाई ड्रोन उड़ाने लगो, उसके ऊपर कोई जो है लीगल वो है नहीं, कोई भी उसके ऊपर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया, संविधान कुछ बोलता नहीं है, कोई नई पॉलिसी बनी नहीं उसके ऊपर, पार्लियामेंट ने कुछ बोला नहीं, कुछ जो है एक्ट नहीं आया उसके ऊपर, तो फिर वो बैन है। ठीक है, इंडिया के अंदर यही है कि बैन है, ये वो कॉन्सिक्वेंसेज है, वो सोर्स ऑफ राइट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एक। तो सेपरेशन ऑफ पावर, स्टार्टिंग से मैं यही बात बताता चला आ रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइनिटी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लॉ मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कि भाई इट प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टी, ये प्रिजर्व करता है। डिवीजन ऑफ लेबर को जो है प्रमोट करना, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी को प्रमोट करना, चेक्स एंड बैलेंसेस को प्रमोट करना। मतलब घूम फिर के बात वही है सिर्फ कि बेसिक राइट्स हैं, बेसिक समझाना है देश और राज्य के बीच में, सॉरी देश और जनता, उनके जो वासिंदे हैं उनके बीच में कैसा जो है सामंजस्य रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो ये कंप्लीट था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्या क्या बेसिक नीड्स थी, ये सारी इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, हम लोग अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।